बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर 2023 के दोनों पास्ट पेपर सोल्व करेंगे, स्प्रिंग 2023 एंड फॉल 2023। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस तरह आप वीडियोस को लाइक करते हैं इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहले स्प्रिंग 2023 का पास्ट पेपर सोल्व करेंगे, वन बाय वन एवरी क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमने 2024 के पास पेपर में सोल्व कर लिया था, तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। देन आते हैं ये भी क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये भी है हमने 2024 के पास पेपर में सोल्व कर लिया था। तो आप इसका सोल्यूशन 2024 का जो पास पेपर है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, फिर भी उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। सो इस पेपर का सोल्यूशन देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रा दी प्रोडक्ट। अच्छा, कोई भी अल्कीन आ जाए, जब NBS आ जाए तो आपने याद रखना हमेशा डबल बॉन्ड से आगे वाली कार्बन, जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है उसके साथ वाली कार्बन पे जाके ब्रोमीन लग जाना है। ठीक है, डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन है उसके साथ वाली कार्बन पे जाके ब्रोमीन लग जाना, 3 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन बन जाएगा। इसी तरह आप नीचे वाली एग्जाम्पल भी देख सकते हैं 2 में कि NBS है और अल्कीन है। अब आपने देखना डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे आपने ब्रोमीन ऐड नहीं करना, डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ जो कार्बन है उधर आपने ब्रोमीन ऐड कर देना। जैसे हमने प्रोपीन में ऐड किया है, 3 ब्रोमो प्रोपीन बन गए। देन है फिर प्रोपीन आई है और Br2 है। अब जब Br2 होगा और कोई भी अल्कीन होगी तो आपने डबल बॉन्ड हटा के दोनों कार्बन, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन थे उनके साथ ब्रोमीन ऐड कर देनी। देन अगला क्वेश्चन है हाउ कैन दी टू आइसोमर हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6O बी डिस्टिंग्विश्ड बाय IR स्पेक्ट्रा। अच्छा, हमारे पास दो आइसोमर्स हैं जिनका केमिकल फार्मूला C2H6O5 है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होगा, हो सकता है फंक्शनल ग्रुप भी अलग हो। तो हमारे पास इथानॉल CH3CH2OH एंड डाई मिथाइल ईथर, ये दोनों हमारे पास ऐसे आइसोमर हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला C2H6O है। अब देखो दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। सबसे पहले इथानॉल में देखें, इथानॉल में OH है और ईथर में देखें तो कार्बन O और कार्बन वाला बॉन्ड है, यानी OH की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो अलग होगी और कार्बन O और कार्बन बॉन्ड जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो IR स्पेक्ट्रा से हम इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑटो ऑक्सीडेशन, वो भी हमने 2024 के पास पेपर में सोल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक जो क्वेश्चन है उसमें दो कंपाउंड दिए हुए, जिस जिस एरो पे या जिस जिस बॉन्ड पे एरो दिखाया गया आपने वो बॉन्ड देखना है कि उन दोनों बॉन्ड में से किसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो पहला कंपाउंड में देखो तो कार्बन, एक तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है। तो देखना कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कार्बोनाइल बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड यानी अल्कोहलिक बॉन्ड है। तो हमने देखना कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है उसके दरमियान कौन सी, एक डबल बॉन्ड है और एक सिंपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जो है वो स्ट्रोंगर, उसमें अब्जॉर्प्शन होगी, स्ट्रोंगर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होगी। आपने याद रखना जहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज होगी ना वो स्ट्रोंगर होगी।
इसी क्वेश्चन का पार्ट 2। तो आपने देखना है, एक में हमने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड देखना है, एक में कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन देखना है। तो आपने याद रखें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है वो स्ट्रोंगर है देन CN बॉन्ड, तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी देन कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो ज़्यादा होंगी। देन है इसका सी पार्ट, साइक्लोहेक्सेन कंटेन। अब देखो एक में sp2 डबल बॉन्ड वाली कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, यानी जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन उसकी sp2 हिब्रिडाइजेशन है और जो सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन उसकी sp3 हिब्रिडाइजेशन का। sp2 यानी डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो स्ट्रॉन्ग है, वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से उसकी जो है हायर वेव नंबर है देन अदर बॉन्ड। देन अगला क्वेश्चन है डिफाइन बियर-लैम्बर्ट लॉ। According to this law, when the radiation passes through a solution, the amount of light is absorbed or transmitted is a exponential function of concentration and path length. In other words, absorption of radiation is directly proportional to concentration and path length of the cell. तो बियर-लैम्बर्ट लॉ हमें कहता है कि अब्जॉर्प्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कंसनट्रेशन के पाथ लेंथ यानी L ऑफ द सेल। प्रोपोर्शनलिटी की साइंस को हटाएंगे तो हमारे पास साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। ये जो कांस्टेंट है इसको हम मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर अब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं। देन है बैथोक्रोमिक इफेक्ट एंड हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। अच्छा, बैथोक्रोमिक इफेक्ट को रेड शिफ्ट कहते हैं और हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट को ब्लू शिफ्ट कहते हैं। पहले रेड शिफ्ट के बारे में पढ़ लेते। इट इज़ अ शिफ्ट ऑफ एन अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टूवर्ड्स अ लॉन्गर वेवलेंथ, और दूसरा का होगा शॉर्टर वेवलेंथ। इतना याद रखना, उसमें जो अब्जॉर्प्शन होती है वो टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ होती है और जो ब्लू शिफ्ट होता है उसमें अब्जॉर्प्शन जो होती है टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ होती है। दिस में बी प्रोड्यूस बाय अ चेंज ऑफ सोलवेंट और बाय द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सोक्रोम। अच्छा, जो रेड शिफ्ट होता है वो या तो सोलवेंट के चेंज होने की वजह से हो सकता है या कोई भी ऑक्सोक्रोम उधर प्रेजेंट होगा उसकी प्रेजेंस की वजह से भी रेड शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास ब्लू शिफ्ट है वो सिर्फ कॉन्जुगेशन की वजह से हो सकता है। सपोज नाइट्रोफिनोल है, उसमें रेड शिफ्ट हुआ है अल्कलाइन मीडियम ने। देखो अब सोलवेंट चेंज हुआ यानी अल्कलाइन मीडियम आया है, इसकी वजह से उसमें रेड शिफ्ट शो हुआ। जबकि एनिलीन में देखें तो एनिलीन में कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन होने की वजह से उसमें ब्लू शिफ्ट आएगा। और आपने ये साथ साथ ग्राफ भी करना है। देन अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन गिवन कंपाउंड इज ट्रीटेड विद ईच रिएजेंट। जब हम इसको H2 यानी एक्सेस H2 है और प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है तो क्या होगा, हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यानी जब एक्सेस H2 होगा तो कंप्लीट रिडक्शन होगी। देन है H2 इक्वलेंट और लिंडलर कैटलिस्ट है, तो इक्वलेंट हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक बॉन्ड गायब होगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा पार्शियल। अच्छा, जो लिंडलर कैटलिस्ट है ना, लिंडलर कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट सिर्फ पार्शियल रिडक्शन शो करता है। चाहे आप H2 एक्सेस ले लें या 1 इक्वलेंट ले लें, ठीक है। जो लिंडलर कैटलिस्ट है ये सिर्फ पार्शियल रिडक्शन शो करता है, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे नीचे वाले हिस्से में H2 एक्सेस दे दिए और ऊपर वाले हिस्से में H2 इक्वलेंट दे दिए, तो इसने कन्वर्ट यही करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना। देन है सोडियम और अमोनिया। आपने याद रखना है जब भी सोडियम और अमोनिया आएगा और हाइड्रोजनेशन होगी तो हमारे पास ट्रांस अल्कीन बनेगी। देन ड्रा द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ईच अल्कीन इज ट्रीटेड विद एदर HBr अलोन और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अच्छा, सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास, सबसे पहली अल्कीन है जब इसको HBr यानी जब अकेली HBr आएगी तो आपने याद रखना है डबल बॉन्ड वाली वो कार्बन के साथ Br ऐड होगा जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, जिसके साथ जो है वो कार्बन ज़्यादा जुड़े हैं।
तो इसमें जो 2 कार्बन है, पहली कार्बन जो है उसके साथ तो कोई कार्बन नहीं अटैच, लेकिन जो दूसरी कार्बन है डबल बॉन्ड वाली उसके साथ आगे कार्बन अटैच है, वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो उसके साथ ब्रोमीन जाके अटैच हो जाएगी। अगर HBr और उसके साथ परऑक्साइड होगा तो हमने याद रखना है उस कार्बन के साथ अटैच होगी जो सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट है, जिसके साथ कम कार्बन जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली वाली कार्बन के साथ कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ था डायरेक्टली, तो हमने क्या करना है उसके साथ ब्रोमीन ऐड कर देनी है। ये हमारे पास साइक्लोअल्कीन है, तो आपने याद रखना HBr ऐड किया तो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट वाली कार्बन पे जाके ब्रोमीन ऐड हो गई, और जब परऑक्साइड हुआ तो डबल बॉन्ड वाली वो कार्बन के साथ जाके अटैच हुई जो सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट है। आगे अल्कीन है, जब HBr होगा। अब देखो इसमें अल्कीन जो है डबल बॉन्ड वाली जो दोनों कार्बन है, पहली कार्बन के साथ भी एक कार्बन डायरेक्टली अटैच और दूसरी कार्बन के साथ भी एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ब्रोमीन कहीं भी ऐड हो सकता है। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट आ सकते हैं, उस वाली कार्बन पे भी और इस वाली, दोनों डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे ब्रोमीन जाके ऐड हो सकते हैं, यानी 2 प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल है, चाहे HBr हो चाहे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड हो। Then है Corey-Kim oxidation. Corey-Kim oxidation method is used to convert primary and secondary alcohols into aldehyde and ketone respectively. The reaction typically involved using a reagent derived from N-chlorosuccinamide, succinamide and dimethyl sulfide addition to triethylamine to activated alcohol leads to its oxidation to alcohol and ketone and generation of dimethyl सल्फाइड। सिंपल, इसमें अल्कोहल को हमने कीटोन में कन्वर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ NCS और डाइमिथाइल सल्फाइड। सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। अच्छा, बुक में जो है आपके क्वेश्चंस में जो है वो उन्होंने प्राइमरी अल्कोहल का कहा हुआ है, तो आप एक R की जगह हाइड्रोजन लिखेंगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। पहले हमारे पास रिएजेंट प्रिपेयर हुआ, रिएजेंट प्रिपेयर होने के बाद उसने हमारे अल्कोहल पे अटैक कर दिया, अल्कोहल पे अटैक करके उसको अपने साथ अटैच कर लिया, देन रीअरेंजमेंट हो गया और देन हमारे पास एंड प्रोडक्ट कीटोन बन जाएगा और साथ डाइमिथाइल सल्फाइड भी बनेगा। But is reductive amination give different variation and modification of the reaction. Reductive amination is the form of amination that convert a carbonyl group to an amine by an intermediate imine. The carbonyl group is most commonly a ketone or an aldehyde. Reductive amination is a chemical reaction where an amine is attached to a carbonyl group like an alcohol, like an aldehyde or ketone by an intermediate imine, followed by reduction of imine to form an amine. Reducing agent can be an सोडियम cyanohydride हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट रिएजेंट यूज़ हो सकते हैं। ये ऊपर वाली भी अलग डेफिनेशन और नीचे वाली अलग डेफिनेशन, आपको इन दोनों में से जो अच्छी लगे आप वो डेफिनेशन कर ले। देन एग्जाम्पल है, हमने क्या करना, सिंपल कार्बोनाइल ग्रुप्स को अपने अमाइंस में कन्वर्ट करना है। इसका मैकेनिज्म भी सिंपल है। मैकेनिज्म में सबसे पहले रिएक्शन होगा अमाइन का ही हमारे कीटोन के साथ और आई वाले अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों अटैच हो जाएंगे आपस में। उधर से हाइड्रोजन और कीटोन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा और वाटर भी साथ रिलीज हो जाएगा। स्टेप 2 क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी, हाइड्रोजन ऐड होगा नाइट्रोजन पे। देन क्या होगा कि डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारी अमाइन जो है वो बन जाएगी। क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन है।
इसमें हमारे पास जो रिएजेंट है वो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमने जो हमारा रिएक्टेंट है उसको डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाना है और प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने याद रखना है, एक जो ये हमारा रिएजेंट है ना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, यानी अल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्काइन ग्रुप भी है। तो याद रखना है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप की रिडक्शन करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को ये नहीं रिड्यूस करेगा। अच्छा, ये खोल के फॉर्मूला लिखा हुआ सिंपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा, लेकिन जो हमारे पास अल्डिहाइड का ग्रुप है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। देन रिएक्शन है विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और ये भी सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा और अफेक्ट नहीं करेगा अल्काइन ग्रुप को। इसका भी सेम प्रोडक्ट आएगा, लेकिन याद रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। देन रेनी निकल और हमारे पास H2 है, आपने याद रखना है ये स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है, ये रिड्यूस कर देगा दोनों को, अल्डिहाइड ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहल में और अल्काइन ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड भी ख़त्म कर देगा और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उसको भी रिड्यूस कर देगा। अच्छा, आपने याद रखना है कुछ होते हैं जिनमें रेजोनेंस होती, कुछ होती जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन होती, कुछ होती जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो आपने याद रखना है जिसमें रेजोनेंस होगी ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला रेडिकल है वो एलाइलिक रेडिकल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और रेडिकल, जब भी ऐसे आए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और रेडिकल उसमें रेजोनेंस पाई जाएगी। ठीक है, जब रेजोनेंस होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल होगा। देन जो 3 डिग्री रेडिकल है इसमें देखो, अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना आ रहा है, पहले दूसरे वाले में और तीसरे वाले रेडिकल में देखा, पहले जो दूसरे वाला है वो 3 डिग्री रेडिकल है और तीसरे वाला 2 डिग्री रेडिकल है। इसमें जो रेडिकल वाली कार्बन जो 3 डिग्री रेडिकल, इसमें जो रेडिकल वाला कार्बन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन उतना ज़्यादा स्टेबल, सो ये ज़्यादा स्टेबल है देन 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि इसमें जो रेडिकल वाला कार्बन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। और सबसे जो लीस्ट स्टेबल है वो विनाइलिक रेडिकल है, यानी अगर डबल बॉन्ड वाली कार्बन के ऊपर ही रेडिकल हो तो वो सबसे कम स्टेबल होता है। तो ये रीज़न थी, आपने इन्हीं को अपनी वर्डिंग में लिख देना है। पहले आपने सबसे पहले एलाइलिक रेडिकल का लिखना है कि इसमें रेजोनेंस होती है और रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइजेशन होगी और जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी है जो वो इंक्रीज हो जाएगी। देन जो दूसरे वाला है वो टर्शरी रेडिकल है, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी आ रहा है, इसलिए वो उसको ज़्यादा स्टेबल बनाता है देन सेकेंडरी रेडिकल्स। देन विनाइलिक रेडिकल का बताना कि जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है उसी पे रेडिकल डायरेक्टली अटैच है, ना ही रेजोनेंस हो रही है और ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही, कुछ भी उसमें फिनोमेना नहीं हो रहा है, इसलिए वो सबसे कम स्टेबल है। देन हाउ हुक लॉ इज अप्लाइड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, गिव इक्वेशन। अच्छा, हुक लॉ जो ज़्यादातर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं लेकिन हम इसमें भी हुक लॉ पढ़ेंगे। हुक लॉ की इक्वेशन है, ये आप देख लें। अच्छा, एसीटोन एंड 2 प्रोपीन 1 ऑल आर आइसोमर, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश देम थ्रू IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका सिंपल सा, एसीटोन कीटोन है, दूसरा हमारे पास उसमें अल्कीन भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, यानी अल्कोहल और अल्डिहाइड में हमने कीटोन में हमने डिफरेंस बताना IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इतना इजीली जो IR स्पेक्ट्रा है वो हमें डिस्टिंग्विश कर देगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने देख लेना, पहला जो
ग्रुप है या कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी डिफरेंट, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी डिफरेंट तो आईआर स्पेक्ट्रा पे जो बैंड्स है वो भी डिफरेंट अपीयर होंगे। देन आते हैं अल्कोहल वाले पे, तो उसमें सबसे ज़्यादा OH की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, यानी वो अल्कीन भी है और उसमें अल्कोहल ग्रुप भी है। प्रोपीन है ना तो EN है, इसका मतलब ये है कि उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है और OL का मतलब अल्कोहलिक ग्रुप भी है। आप इसके IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी देख सकते हैं। फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट शो द मैकेनिज्म। अच्छा, हमारे पास अल्कीन है, सब्स्टिट्यूएंट अल्कीन है, NBS में इसकी जो ब्रोमिनेशन होगी तो इसका कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। इन्होंने 2 प्रोडक्ट बताए, दोनों के लिए हमने मैकेनिज्म बताना है। अच्छा, इसमें एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगी, यानी डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो कार्बन है वहाँ ब्रोमीन ऐड होगी, सिंपल। तो इसमें इन्होंने 2 तरह के प्रोडक्ट शो किए हुए हैं, तो हम देखते हैं दोनों के लिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म सिंपल है। सबसे पहले जो हमारे पास NBS है उसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी और नाइट्रोजन के ऊपर रेडिकल आ जाएगा। देन क्या होगा, जो ब्रोमीन वाला रेडिकल है वो हमारी अल्कीन पे अटैक करेगा, उस कार्बन पे एलाइलिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हमारे पास एलाइलिक रेडिकल बन जाएगा। सिंपल एलाइलिक रेडिकल बनेगा। एलाइलिक रेडिकल बन गया। अब इतना काम हो गया। देन फिर NBS आएगा, वो हमारे HBr के साथ रिएक्ट करेगा। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ले लेगा और ब्रोमीन दोनों मिलके Br2 बना देंगे। देन क्या होगा, जो एलाइलिक रेडिकल है वो हमारे ब्रोमीन पे ऊपर अटैक करे, उसकी भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो रेडिकल वाला और एक ब्रोमीन का रेडिकल दोनों मिलके प्रोडक्ट बना देंगे। एलाइलिक ब्रोमीन हमारे पास लग जाएगी। एलाइलिक कार्बन के ऊपर जाके ब्रोमीन अटैच हो जाएगी। अब एक ब्रोमीन का रेडिकल बन गया। अब ये पहले प्रोडक्ट के लिए इतना मैकेनिज्म है। अच्छा, दूसरे प्रोडक्ट के लिए तीसरा स्टेप नहीं है। 2 स्टेप्स के बाद 4 स्टेप में क्या होगा कि रेजोनेंस होगी। जो डबल बॉन्ड है उसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी, उसका एक इलेक्ट्रॉन और रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन मिलके डबल बॉन्ड बना देंगे और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कार्बन के ऊपर रेडिकल बना देगा। उसके बाद जो रेडिकल वाली कार्बन है उस पर जाके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें जो है स्टेप 3 नहीं आपने करना दूसरे वाले प्रोडक्ट में, और पहला प्रोडक्ट जो है स्टेप 4 तक कंप्लीट हो जाता है, स्टेप 3 तक। देन अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट शोन इन फॉलोइंग रिएक्शन इफ एनी ऑफ द रिएक्शन डू नॉट यील्ड इन प्रोडक्ट इंडिकेट नो रिएक्शन। अच्छा, हमने सिंपल जो हमें रिएक्शन दिए हुए हैं इनका हमने प्रोडक्ट लिखना है और जिसका प्रोडक्ट नहीं बनता उसका लिखना है कि नो रिएक्शन। पहली में सिंपल ब्रोमीन ऐड होगी। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगी ना कार्बन, उस पर जाके ब्रोमीन अटैच होना है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो इसमें 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी और वही मेजर प्रोडक्ट होगा। अब दूसरी कार्बन्स के ऊपर भी ब्रोमीन अटैच हो सकती है, लेकिन वो सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट होती। पहली जो कार्बन थी वो इसमें रेडिकल बनता है, ठीक है, रेडिकल होता है, और रेडिकल जो होता है वो टर्शरी कार्बन के ऊपर रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री रेडिकल। बाकी जो दो प्रोडक्ट हैं उसमें जो कार्बन के ऊपर रेडिकल बनेगा वो 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, तो वो कम स्टेबल है। यानी जो पहला प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, बाकी माइनर प्रोडक्ट भी हैं और वो भी बन सकते हैं।
देन अगला क्वेश्चन I2, और याद रखना है I2 जो हमारे पास आयोडीन है वो बिल्कुल स्लो रिएक्शन करती है और हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये इम्पॉसिबल होता है रिएक्शन करना। देन इन द प्रेजेंस ऑफ NBS रिएक्शन होगा, तो आपने याद रखना है जब भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो याद रखना है डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है वहाँ ब्रोमीन ऐड होगा NBS की प्रेजेंस में। इसमें भी ऐसे ही हमने किया कि डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन है उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच कार्बन है उस पर ब्रोमीन ऐड किया तो बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। देन अगला रिएक्शन है, अगले रिएक्शन में हमारे पास 2,2,3 ट्राईमिथाइल ब्यूटेन है। तो इसमें जो है जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, अच्छा जो पहली कार्बन नंबर 2 है उस पर देखो तो वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है और उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ ब्रोमीन ऐड नहीं हो सकती। ब्रोमीन वहाँ ऐड होती है जहाँ हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। अच्छा कार्बन नंबर 3 पे देखें तो वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच और उसके पास हाइड्रोजन भी है, तो हम कार्बन नंबर 3 पे ब्रोमीन ऐड करेंगे तो 2 ब्रोमो 2,3,3 ट्राईमिथाइल ब्यूटेन जो है हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इस पर जो बनने वाली कार्बन है बनने वाला रेडिकल है वो 3 डिग्री होगा, टर्शरी रेडिकल बनेगा और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल होता है। अच्छा हमारे पास कुछ माइनर प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट वाली कार्बन है उसके ऊपर ब्रोमीन ऐड कर दे तो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा ये 1 डिग्री रेडिकल बनते हैं और ये सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट है। देन अगला क्वेश्चन है, हाउ कुड यू एक्सप्लेन थ्रू IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट द फॉलोइंग कन्वर्जन इज कंप्लीट। अल्कोहल है, अल्कोहल ने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना है, तो सिंपल हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से किस तरह, पहला तो अल्कोहल और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दोनों का IR स्पेक्ट्रा बिल्कुल अलग होगा। जब IR स्पेक्ट्रा जो है रिएक्टेंट का ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट का बनना शुरू हो जाएगा तो हम बता देंगे कंप्लीट कन्वर्जन हो चुकी है। ये इसकी IR में OH की स्ट्रेचिंग होगी, आपने याद रखना है कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग होगी, और इसमें जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो हैं वो अपेयर नहीं होगी। देन आता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, आपने याद रखना है प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका IR स्पेक्ट्रा बिल्कुल अलग होगा क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें OH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो हैं वो अपेयर होंगी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है ना, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनाइल की भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस अपेयर होंगी। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो नहीं है, इसलिए वो डिसअपेयर हो जाएंगे और देन हमारा पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई है। सारी जो रिएक्टेंट की अब्जॉर्प्शन पीक्स है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगी और जो प्रोडक्ट है उसकी पीक्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगी। देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नीचे रिएक्शन दिया गया उनके प्रोडक्ट क्या क्या हैं, वेदर द लैम्डा मैक्स ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज और डिक्रीज, और हम कहेंगे कि प्रोडक्ट का लैम्डा मैक्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये भी हमने देखना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्कीन है जिसके साथ कीटोनिक ग्रुप भी लगा हुआ है। H2O की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड जो है हमारे पास डिसअपेयर होगा, कीटोन ग्रुप को वो रिड्यूस नहीं करेगा। जो रिएक्टेंट है इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम on carbon. This is the catalytic hydrogenation reaction which reduce the carbon double bond but does so इसमें क्या केमिकल चेंज हुआ, डबल बॉन्ड इज अल्कीन पार्ट इज रिमूव्ड एंड कन्वर्टिंग द कंपाउंड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन टू एन सैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सैचुरेटेड कीटोन में। अच्छा पहले में डबल बॉन्ड थी तो कॉन्जुगेशन थी, कॉन्जुगेशन शिफ्ट द अब्जॉर्प्शन टू द लॉन्गर वेवलेंथ ड्यू टू द एक्सटेंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द हाइड्रोजनेशन। डबल बॉन्ड जो है वो रिमूव हो गया और कॉन्जुगेशन भी रिमूव हो गई जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स जो है डिक्रीज होगी। कॉन्जुगेशन की वजह से लैम्डा मैक्स ज़्यादा होता है
अगर कॉन्जुगेशन ना हो तो लैम्डा मैक्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें कॉन्जुगेशन ख़त्म होगी, इसका मतलब ये है कि लैम्डा मैक्स डिक्रीज़ हो गया। देन है सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास अल्कोहल है, उसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पीसीसी हमने देखना है। तो सिंपल ये है कि पीसीसी जो है वो OH बॉन्ड को हटा के उसको कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगी। तो इसके रिएक्शन में देखो तो पीसीसी के साथ रिएक्शन होगा तो वो क्या करेगा, OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोनाइल ग्रुप में। जब ऑक्सीडेशन हुई तो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप अपेयर हुआ। लैम्डा मैक्स पे क्या इफेक्ट हुआ है, स्टार्टिंग मटेरियल जो थी हमारे पास उसमें कॉन्जुगेशन नहीं थी, और जो प्रोडक्ट है उसमें कॉन्जुगेशन है। प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन होने की वजह से जो वेवलेंथ है, आपने याद रखना, लैम्डा मैक्स जो है वो इंक्रीज़ हुई है। जिसमें कॉन्जुगेशन होगी उसका लैम्डा मैक्स ज़्यादा होगा। आप देखो पहले रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में कॉन्जुगेशन नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन होने की वजह से लैम्डा मैक्स इंक्रीज़ हो गया। देन अगला क्वेश्चन है मेरीवीन वर्ले रिएक्शन। रिडक्शन भी कह सकते हैं, रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं उनके कोरस्पेंडिंग अल्कोहल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड। सबसे पहले देख लेते हैं नेचर ऑफ कैटालिस्ट क्या है। तो जो हमारे पास एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड है, एल्यूमिनियम आइसोपरऑक्साइड भी जिसे कह सकते हैं, वो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। वो डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता, ना ही ट्रिपल बॉन्ड को, सिर्फ कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस करता है। वो सिर्फ कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, नीचे इसका मैकेनिज़्म है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। पहले स्टेप में क्या होगा कि हमारा एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड है, उस पर अटैक, ऑक्सीजन का अटैक होगा कीटोन का, हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, उसकी प्रोटोनेशन होगी, और देन हमारे पास फाइनल हमारी अल्कोहल बन जाएगी। जो हमारा रिएजेंट है यानी कैटालिस्ट है वो दोबारा से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है बियोर विलिजर रिएक्शन। इसमें कीटोन ऑक्सीडाइज होगा ईस्टर में, सिंपल सा। इसमें कंडीशन क्या होगी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होगा या पर एसिड होगा। तो ये देखो मैंने एग्जांपल दी हुई है, इसमें हमारे पास क्या है, कीटोन है, वो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हुई है। इसमें सिंपल क्या होगा, ईस्टर ग्रुप बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है उसके साथ एक ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाएगी। अब देखो ऑक्सीजन CH3 के साथ भी ऐड हो सकती थी और C6H5 के साथ भी ऐड हो सकती। ऑक्सीजन सिर्फ C6H5 के साथ ही जाके क्यों ऐड हुई, CH3 के साथ क्यों नहीं ऐड हुई। तो आपने याद रखना है, जब भी और विलिजर रिडक्शन आएगी तो आपने याद रखना है, अगर तो एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ CH ग्रुप है तो हाइड्रोजन वाली साइड पे जाके ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। अगर एक तरफ CH3 और एक तरफ C6H5 है तो C6H5 की तरफ जाके ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। प्रायोरिटी ऑर्डर होता है हाइड्रोजन, फिर हमारे पास फिनाइल ग्रुप आता है, देन हमारे पास अल्काइल ग्रुप आते हैं। इसमें साइक्लिक कीटोन जो है हमारे पास लैक्टोज में भी कन्वर्ट होती है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले कीटोन आ गया, उसकी प्रोटोनेशन होगी, देन पर ऑक्साइड उसके ऊपर अटैक करेगा, उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, देन रीअरेंजमेंट होगी और हमारे पास ईस्टर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग विथ साइक्लोहेक्सीन हाउ विल यू ऑब्टेन एंटीएंसिन 1,2 डाईहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन्स एंड गिव मैकेनिज्म। पहले एंटी-1 फॉर डाईहाइड्रोक्सो साइक्लोहेक्सेन के लिए देख लेते, तो इसका रिएक्शन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ये पर एसिड की प्रेजेंस में होगा। पहले हमारे पास इपोक्साइड बनेगा, हमारे पास एंटी डाईहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन बन गया। सीन के लिए हमारे पास OSO4। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, ओस्मियम डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अपने 2 ऑक्सीजन जोड़ देगा, देन हमारा रिएजेंट आएगा, ओस्मियम जो है वो उससे डी अटैच हो जाएगा और सिन 1,2 डाईहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन में बन जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।